नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर एसटी कैंपस के परिवार पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आजकल जितने भी न्यूज़पेपर हैं, ठीक है, चाहे जितने भी न्यूज़ चैनल है, हर जगह एक न्यूज़ छाई हुए है कि इजराइल और हमास मतलब फिलिस्तीन का युद्ध। बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, बहुत सारी न्यूज़ आपने देख भी ली हो, लेकिन एज ए इंडियन या ये कहूँ कि एज ए एस्पिरेंट हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी न्यूज़ हमारे सामने आती है, कोई भी युद्ध हमारे सामने होता है, तो जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठने चाहिए कि युद्ध जो है ये किसने किया है, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। पहले तो ये क्वेश्चन। फिर अगर हम भारत में हैं तो क्या इस न्यूज़ का या इस वॉर का हमारे भारत पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। अब सिंपल है, प्रभाव पड़ेगा तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और फिर फाइनली एज ए एस्पिरेंट, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि अगर ये कोई न्यूज़ है तो हमारे एग्जाम में इससे संबंधित कौन से जो प्रश्न है वो आ सकते हैं, क्योंकि यही तो जानना है। वरना और सारी जो चीजें होती हैं वो तो एक तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए करी जाती हैं। लेकिन इस युद्ध के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सिंपल, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, पहले तो ये। फिर भारत पर इसका प्रभाव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद में इससे संबंधित जो प्रश्न है वो सब। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले बिल्कुल आसान भाषा में हमास, फिलिस्तीन तो हम कह नहीं सकते क्योंकि पूरा फिलिस्तीन नहीं, केवल एक आतंकवादी संगठन है हमास। हमास और इसराइल के बीच में युद्ध। और अब इसमें लेबनान का, जो एक इसराइल का एक और पड़ोसी देश है लेबनान, उसका जो आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, वो और इस युद्ध में आ चुका है। तो एक तरीके से पहले ये देखें कि हमास, हिजबुल्लाह, इसराइल की बात कर रहे हैं तो पहले इसकी लोकेशन देखते हैं कि भारत के अनुसार या भारत की स्थिति को देखते हुए इसराइल कहां पर है। तो आइए गूगल मैप में अगर हम चले तो ये गूगल मैप है। तो अब हम देखें कि ये हमारा प्यारा भारत, थोड़ा जूम करें तो ये हमारा भारत हो गया। अब भारत के थोड़ा पश्चिम में चलते हैं तो ये हो गया हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सऊदी अरब, ये अरब पेनिनसुला हो गया। इसे थोड़ा जूम करें, ये यहां पर, तो ये रहा, ये वाला क्षेत्र है इजराइल, ये हो गया है इजराइल। तो भारत अगर हमारा इधर है तो ये भारत के पश्चिम में चलता है, या ये कहें कि अरब पेनिनसुला के इस तरफ पड़ता है। ये वाला जो पोर्शन है जो ब्लू में दिख रहा है, और सिंपल मैप में जो ब्लू कलर में दिखाया जाता है वो ओशन, पानी को दर्शाया जाता है। तो ये है यहाँ पर मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इजिप्ट, मिस्र हो गया है, जॉर्डन हो गया है, सीरिया हो गया है, और लेबनान हो गया है, और ऑफ कोर्स फिलिस्तीन तो है। तो अब हम जान चुके हैं कि जो इजराइल है उसकी भारत के सापेक्ष, ठीक है, भारत के उसमें इसकी लोकेशन क्या है ये पता चल गया। अब आइए आते हैं, ठीक, तो ये अब एक मैप है इजराइल का जो अभी मैंने बताया। तो इसे अगर बहुत अच्छे से अगर देखें तो ये इजराइल का मैप है। तो ये जो कलर में दिख रहा है ये इजराइल हो गया, जो लाइट कलर में, और जो ग्रीन कलर में ये दिखाया जा रहा है डार्क में, ये हो गया इसका पड़ोसी देश यहाँ पर इजिप्ट। एक और पड़ोसी देश हो गया यहाँ पे जॉर्डन, ये यहाँ पर हो गया है सीरिया, और ये यहाँ पे हो गया है लेबनान। और ऑफ कोर्स ये वाला जो पार्ट है ये है एक तरीके से फिलिस्तीन। अच्छा, फिलिस्तीन जो देश है ना वो दो पार्ट में बटा हुआ है। फिलिस्तीन का जो ये वाला पार्ट है इसे कहा जाता है वेस्ट बैंक, ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसे कहा जाता है गाजा पट्टी। और ये जो हमास है जो आतंकवादी संगठन है वो यहीं पर है, यही गाजा पट्टी पर, यहीं से ही वो इसराइल पर अटैक करता रहता है। पहली बार नहीं है, हर एक 1.5 साल में अटैक होता ही रहता है, लेकिन इस बार का जो अटैक है वो बहुत बड़ा अटैक किया है हमास ने इसराइल पर, ठीक है। तो अब सबसे पहले किसने किया, सिंपल सी बात है, किसने किया है, हमास। ये तो गाजा स्ट्रिप है। तो यहां से जो हमास नामक आतंकवादी संगठन है, यहाँ पर आतंकवादी संगठन है हमास, तो हमास ने यहाँ पर जमीन के रास्ते प्लस हवा के रास्ते और पानी के रास्ते इसराइल पर अटैक किए। और जैसे ही इस पर अटैक हुआ तो यहाँ ये जो इनका एक और पड़ोसी देश है लेबनान, लेबनान में भी एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह और हमास देशों ने अटैक नहीं किया, ये दो आतंकवादी संगठन। अब खुद सोचो, आतंकवादी संगठनों के पास कितना सारा पैसा और कितनी सारी मिसाइलें और रॉकेट हैं कि एक इजराइल जैसे पावरफुल देश पर इतना बड़ा अटैक ये कर पाए हैं। तो कहां किसने अटैक किया है,
हमास ने अटैक किया है, जो फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है जो गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप पर है, और लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्लाह है एक आतंकवादी संगठन, इसने अटैक किया है। तो किसने किया ये समझ में आ गया। अब रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि ये अटैक आखिर हुआ क्यों, और अगर हम क्यों की तरफ जाते हैं तो एक तरीके से जो इजराइल का मैप है ना, यही बता देता है कि आखिरकार ये जो अरब देश है, जो यहाँ पर मुस्लिम देश है, ये इजराइल से इतनी नफरत क्यों करते हैं। एक बार जरा ये मैप देखिएगा, ये देखो, पैलेस्टीन मतलब फिलिस्तीन, 1946 का अगर हम मैप देखें तो ये जो पूरा का पूरा रीजन अभी मैंने बताया, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये वाला पर पूरा क्या फिलिस्तीन, पूरा का पूरा फिलिस्तीन था। अब यूएन प्लान 1947, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र 1947 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक प्लान लेकर आया कि दुनिया भर में जहां भी यूस यहूदी लोग फैले हुए हैं तो उन्हें यहाँ पर बसाया जाए, क्योंकि मूल रूप से जो यहूदी धर्म है, जो यहूदी लोग थे वो यहाँ इसी जगह पर रहते थे। लेकिन आपने शायद एक एम्पायर का नाम सुना होगा, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य ने जब यहाँ पर अटैक किया था तो यहूदियों को हरा दिया था, यहूदी हार गए थे, और यहूदी जब हार गए तो वो अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग देशों में भाग गए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शायद आपको पता होगा कि जो हिटलर था, हिटलर ने कितनी बड़ी संख्या में इन यहूदियों की हत्या की थी। पूरी दुनिया को इन यहूदियों पे तरस आ रहा था। तो यूएन ने ये किया कि इन्हें जो इनका मूल क्षेत्र है वहां पर जाकर बसा दिया जाए। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर जो फिलिस्तीनी मुस्लिम थे, अरेबियन मुस्लिम थे, वो बसे हुए थे, इन्होंने विरोध भी किया था इसका। तो यहाँ 1947 में इस तरीके से बंटवारा हुआ कि जो व्हाइट कलर है ये है इजराइल, और जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये हो गया फिलिस्तीन। ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1947 जो संयुक्त राष्ट्र का प्लान था। अब यहाँ 1949 से और 1967 तक इजराइल जो इस्टेब्लिश हुआ है वो 1948 में हुआ है, ठीक है। अब 1949 से लेके और 1967 तक फिलिस्तीन ने इजराइल ने फिलिस्तीन के बहुत सारे क्षेत्रों को कब्जाना शुरू कर दिया। और जब कब्जाना कर शुरू किया तो अब ये देखिए, फिलिस्तीन का बहुत सारा क्षेत्र जो यहाँ था, यहाँ पर ये केवल इतना सा बचा, और सारा क्षेत्र किसके अंडर में आ गया, इजराइल के अंडर में। और अगर हम बात करें 2012 के बाद से, तो 2012 तक केवल ये डिस्प्यूट, ये केवल जो छोटा छोटा क्षेत्र है ये आ चुका है, ये बच चुका है फिलिस्तीन में। बाकी का सारा किसने हो चुका है, इजराइल का हो चुका है। तो एक तरीके से इजराइल जो है धीरे धीरे फिलिस्तीन की जमीन कब्जा रहा है, पूरा का पूरा फिलिस्तीन को लगभग खत्म करता जा रहा है। तो ये इनके झगड़े की मूल वजह है इजराइल की जो एग्जिस्टेंस है ना, जो इजराइल यहाँ पर बसा हुआ है, ये जो इनके पड़ोसी देश है ये इसे मानते ही नहीं है इजराइल को, इसलिए इजराइल पर अटैक करते रहते हैं इन्हें भगाने के लिए। तो ये चीज समझ में आ गई। ये तो मेन रीजन है कि अटैक होता रहता है, लेकिन इस बार क्यों हुआ, ऐसा क्या था। तो अगर हम देखें तो पता है इजराइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है जेरूसलम के नाम से। और जो बोल रहा हूँ ये इजराइल में नहीं है, इजराइल के अंदर जरूर है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल सिटी है, ये एक अंतरराष्ट्रीय शहर है। अच्छा, जेरूसलम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एक जेरूसलम जो एक शहर है उसका मैप है। पता है जेरूसलम में 3 जो पवित्र धर्म है, जो 3 धर्म है उनके पवित्र स्थान है यहाँ पर। 3 धर्म कौन कौन से, एक तो जो यहूदी जूइश, जो यहूदी धर्म है, यहूदी धर्म जो भगवान थे इब्राहिम, तो उनके द्वारा जो एक मंदिर है, मतलब यहूदी धर्म का जो एक यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही रोमन एम्पायर ने यहाँ पर मतलब कब्जा किया तो इस मंदिर को तोड़ दिया गया। लेकिन मंदिर की केवल एक दीवार बची हुई है, उसी दीवार को कहा जाता है वेस्ट वॉल, पश्चिमी दीवार या वेस्ट वॉल। तो आज के टाइम यहूदियों का जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है वो यही दीवार मानी जाती है। तो इस पोर्शन में ये है ज्यूइश, मतलब ये वेस्ट वॉल यहाँ पर है। फिर बात करते हैं ये वाला जो रीजन, येलो वाला ये दिखाया जा रहा है, यहाँ पर है अल अक्सा मस्जिद, और इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है ये अल अक्सा मस्जिद। इसके बाद जो ये वाला पोर्शन आता है ये बिलोंग करता है ईसाई क्रिश्चियनिटी। क्यों, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म में जो भगवान होते हैं जीसस क्राइस्ट, तो उन्हें जो सूली पे लटकाया गया था वो भी यहीं लटकाया गया था। तो ये एक ऐसा शहर है जहां पर 3 धर्म एक तरीके से पवित्र स्थान आपस में बांटे हुए हैं। ये वाला क्षेत्र यहूदियों को मिला हुआ है, ये वाला क्षेत्र इस्लाम के लोगों को, और ये वाला क्षेत्र क्रिश्चियनिटी को। तो पता है यहाँ पर होता क्या है कि ये एक तरीके से ये समझो कि ये अगर शहर है जेरूसलम, तो इसके आसपास सारे में जो है वो इजराइल है। तो ये तो अंतरराष्ट्रीय शहर है, लेकिन इसमें अगर आना होगा तो इजराइल में से होके ही आएगा। तो होता क्या है कि जब
इस्लाम के लोग यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद में आते हैं, फिलिस्तीनी लोग, तो आस-पास में सिक्योरिटी खड़ी होती है। किसकी सिक्योरिटी? इज़राइल के सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। तो काफ़ी बार ये पत्थरबाजी कर देते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे। सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करती है कि काफ़ी बार हद से ज़्यादा बल का प्रयोग कर देती है। लाठीचार्ज होता है। काफ़ी बार लाठीचार्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि मस्जिद में, जो अल अक्सा मस्जिद है, वहाँ पर बंदे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, बाजी तो करते हैं केवल कुछ लोग, लेकिन जब लाठी चार्ज होती है मस्जिद में, अंदर जाके पुलिस लाठी चार्ज करती है, तो जो बेकसूर लोग होते हैं, जिनका इनसे कोई मतलब भी नहीं होता, उनकी भी पिटाई हो जाती है। तो ये गुस्सा है, ठीक। तो ये नॉर्मली होता रहता है वहां पर, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एक रीजन ये था। अब हम देखें कि एक तो रीजन ये पता है, इससे बड़ा, सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये जो हमास है ना, हमास और हिजबुल्लाह। अब एक अमेरिका की एक न्यूज चैनल की वेबसाइट है, उसका नाम नहीं बताएंगे, आप सर्च कर लेना। लेकिन एक ऑथेंटिक न्यूज ये है कि ये जो हमास और हिजबुल्लाह है, एक तरीके से इन्हें बैक किया है ईरान ने। ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के जो लोग हैं, इनकी मीटिंग हुई थी लेबनान में नवंबर, पिछले साल नवंबर में, और एक करा गया कि इजराइल पर हमें बहुत बड़ा अटैक करना है। ये न्यूज सामने आ चुकी है कि इसमें जो बैक है, इन लोगों को, जो आतंकवादी समूह है, इन्हें इतने ज्यादा हथियार कौन दे रहा है? ये दे रहा है ईरान। तो ये न्यूज सबके सामने आ चुकी है कि ईरान इन्हें, और वैसे भी ईरान पहले से ही सपोर्टर रहा है हमास का। क्यों? क्योंकि ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन है। तो इसीलिए ईरान जो है वो हमास की हेल्प लेता है इजराइल के खिलाफ। तो अब ये न्यूज निकल के आई है कि नवंबर से ही इसकी तैयारियां चल रही थी युद्ध की। लेकिन इसी दिन युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि हुआ क्या, इजराइल सेलिब्रेट कर रहा था म्यूजिक फेस्टिवल। जैसे ही हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, दीपावली होता है, होली होता है, इस दिन सब सेलिब्रेशन करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर फेस्टिवल हो रहा था। अब फेस्टिवल हो रहा था तो नॉर्मली सब लोग छुट्टी पे थे, एंजॉय पे थे। किसी को नहीं लगता था कि इस दिन अटैक हो सकता है, और इन्होंने इसी दिन अटैक के लिए चुना। ठीक। तो ये समझ में आ गया कि अटैक की प्लानिंग ऐसा नहीं है कि रातों रात होगा, बहुत लंबे समय से, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जो अटैक हुआ है, ये प्लानिंग रातों रात नहीं होती है। कई महीनों की ट्रेनिंग होती है, कई महीनों से ये जो हथियार हैं वो इकट्ठा कर रहे थे। तो ये सब हुआ म्यूजिक फेस्टिवल जब मनाया जा रहा था, तब जाके अटैक हुआ। कैसे हुआ? अब देखते हैं कैसे हुआ की बात करते हैं। तो हमने 9/11 जब अमेरिका पर हमला हुआ था, तब हमने देखा कि किसी ने, मतलब सोचा भी नहीं था कि एरोप्लेन, हवाई जहाज का इस्तेमाल जो है वो एक मिसाइल की तरह कर सकते हैं बिल्डिंगों को गिराने में। लेकिन आतंकवादियों ने कर दिया, बिल्कुल नई सोच, आतंकवादियों की नई सोच। फिर अगर हम बात करें, जब मुंबई पर हमला हुआ था, तो मुंबई पर हमला हुआ नाव से बैठ के आए, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। और इस बार जब यहाँ पे इजराइल के लोग एक फेस्टिवल मना रहे हैं, म्यूजिक फेस्टिवल, खुले में साउंड चल रहा है, डांस वगैरह सब हो रहा है, पैराग्लाइडर के थ्रू, यकीन मानते हो, पैराग्लाइडर के थ्रू आतंकवादी बंदूक लेके आए, वहां पर उतरे, और जो बंदे, मतलब आम लोग एक फेस्टिवल मना रहे हैं, सब एंजॉयमेंट चल रहा है, और वहां पर AK-47 से फायरिंग शुरू हो गई। और इसी हमले में लगभग 250 इजरायली नागरिक, जो बेकसूर नागरिक एंजॉय कर रहे थे, अपना फेस्टिवल मना रहे थे, उन्हें मार दिया गया, ना सिर्फ मारा गया, बल्कि जो हमास के आतंकवादी हैं, वो बहुत सारे एक तरीके से जो इजराइल के नागरिक हैं, उन्हें वो कैद करके अपने देश में ले गए। तो ये सब हुआ। तो पैराग्लाइड, मतलब यकीन मान सकते हो, पैराग्लाइडिंग के थ्रू आए आक्रमण करने के लिए। और इसके बाद में जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वो बहुत तारीफें करते हैं, आयरन डोम सिस्टम, आपने शायद नाम भी सुना होगा, आयरन डोम। इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, इस पर इन्हें बहुत नाज है कि ये आयरन डोम जो है कोई फेल नहीं कर सकता है। लेकिन हमास ने इस बारी से फेल कर दिया। आयरन डोम एक तरीके से कंफ्यूज हो गया। अच्छा, आयरन डोम काम कैसे करता है? ऐसे सिंपल, ये यहाँ पर इजराइल है और यहाँ पर ये है हमास। तो हमास क्या करता रहता है, लगातार इन पर रॉकेट से हमले करता रहता है, और इन्हें अपने आप को बचाना है। तो सिंपल, आपने शायद शब्द का नाम सुना होगा, रेडार। रेडार होता है, तो रेडार यहाँ पर लगे हुए होते हैं। मैं डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये कैसे काम करता है। तो रेडार होता है, तो रेडार ट्रैक कर लेता है कि ये रॉकेट हमारी तरफ आ रहे हैं। इसी रेडार से अटैच होती हैं कुछ मिसाइलें। अब यहां से जैसे ही रेडार बताएगा कि ये रॉकेट आ रहा है और इसकी लोकेशन ये है, तो तुरंत ये एक मिसाइल को ऑर्डर देगा कि ये मिसाइल यहां से उड़ेगी, और ये जो रॉकेट हैं
इन पे टकरा जाएगी और ऊपर ये रॉकेट बर्बाद हो जाएंगे। तो एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे काम कर रहा है इनका आयरन डोम, और आयरन डोम ऐसे ही काम करता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, हमास ने एक साथ 5,000 रॉकेट से हमला किया। अब जब अचानक से 5,000 रॉकेट आएंगे तो आयरन डोम भी कंफ्यूज हो गया कि किसको ट्रैक करना है और किसको ट्रैक नहीं करना है। पूरी तरीके से ये फेल हो गया और कुछ रॉकेट तो ऊपर ही तबाह कर दिए आयरन डोम ने, लेकिन बहुत सारे रॉकेट गिरे। और 5,000 रॉकेट कम नहीं होते हैं। और इजराइल देखे ना, भारत से बहुत छोटा देश है, 5,000 रॉकेट जब गिरेंगे तो कितनी तबाही मचेगी, ये इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो रियलिटी में हम इमेज जब देख रहे हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं है जो वहां के लोग आज के टाइम पे महसूस कर रहे होंगे। तो ये सब हो गया, आयरन डोम इनका कंप्लीटली फेल हो गया। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे इजराइल का डिफेंस है आयरन डोम, ऐसे भारत के पास भी अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे आपने शायद नाम सुना होगा आकाश मिसाइल। तो जो आकाश मिसाइल है वो भी है, बल्कि अभी हम रशिया से खरीद रहे हैं ना S-400, वो भी तो यही काम करेगा। तो अगर हमने S-400 यहां पर लगा दिया तो इसका मतलब 400 किलोमीटर की रेंज तक, 400 किलोमीटर की रेंज तक कोई भी मिसाइल आएगी हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसा इनके पास आयरन डोम है, ऐसा ही हमारे पास आकाश है, बराकेट मिसाइलें भी, और हम रशिया से खरीद रहे हैं S-400। ठीक है, तो आयरन डोम जो है वो कंप्लीटली फेल हो गया। और पहली बार हमने देखा कि पैराग्लाइडिंग के थ्रू भी आतंकवादियों का अटैक हो सकता है। तो कैसे हुआ है ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसका भारत पर प्रभाव, इसका भारत पर क्या प्रभाव। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ पे कि जब इजराइल पर अटैक हुआ, हमास ने जब इजराइल पर अटैक किया, तो इस ऑपरेशन को, मतलब इन्होंने अपने अटैक को एक नाम दिया और उसको नाम दिया ऑपरेशन अल अक्सा, क्योंकि हमास ने यह कहा कि जो आप अल अक्सा मस्जिद में मुस्लिम के साथ कर रहे हो ना, ये उसी की रिटेलिएशन है, ये उसी का बदला है कि हम तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर मैं ये कहूं कि जो हमास ने इजराइल पर अटैक किया, उसे नाम दिया गया अल अक्सा फ्लड। ये इस ऑपरेशन का नाम है जो हमास ने कहा है। अब बदले में जब इजराइल ने हमास पर गाजा पट्टी पर अटैक करना शुरू किया, तो इजराइल ने इस ऑपरेशन को नाम रखा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कैसे हुआ है, तो पैराग्लाइडिंग के थ्रू हुआ है। लेकिन इस ऑपरेशन को नाम जब हमास ने अटैक किया तो इसका क्या नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया अल अक्सा फ्लड। और अल अक्सा क्या है, ये मस्जिद के नाम पे। बात समझ में आई। अब बात करते हैं भारत पर इसका प्रभाव। भारत पर इसका प्रभाव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहली बात तो ये है, अगर कहीं भी युद्ध होता है तो हमारे देश पर इसका ज्यादातर प्रभाव नेगेटिव ही पड़ेगा, ऋणात्मक ही पड़ेगा। क्योंकि किसी के घर में अगर आग लगी है तो हम खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उस आग का प्रभाव हम पर भी किसी ना किसी दिन जरूर आएगा। लेकिन इस वॉर से हम डायरेक्टली नेगेटिव इंपैक्ट हुए, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। क्यों पड़ा है, आइए समझते हैं। अभी भारत ने इतिहास में पहली बार भारत में G20 सम्मेलन हुआ था। G20 सम्मेलन बहुत अच्छे से हमने उसे जो है वो करवाया है। लेकिन यहाँ पर जब G20 सम्मेलन खत्म हो रहा था, तो भारत, हमारा प्यारा भारत, मिडल ईस्ट, मतलब अरेबियन कंट्री मिडल ईस्ट कहते हैं, और यूरोप, इनके बीच में एक समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ कि हम एक कॉरिडोर, गलियारा बनाएंगे। गलियारा कैसा कि भारत में चलेगा, जो सामान खरीदे जाते हैं, चाहे यूरोपियंस यहाँ पर बेचे, तो हम एक गलियारा बनाएंगे। अब ये गलियारा भारत से शुरू होगा, यहाँ समुद्र के रास्ते ये जाएगा यूएई में, यूएई से फिर ये जाएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद ये जो पिंक है ये जॉर्डन, जॉर्डन के बाद ये जाएगा इजराइल में जाएगा, इजराइल के यहां तक ये जाएगा रेलगाड़ी से। ठीक है, फिर से जो सामान जहां जाना है, फिर इस समुद्र के रास्ते ये पहुंच जाएगा यूरोप। तो एक गलियारा, जैसे आपने नाम सुना होगा ना पुराना सिल्क रूट, सिल्क मार्ग, तो ये बिल्कुल उसी की तरह था। एक प्रॉपर रूट बना देंगे कि इससे भारत, मिडल ईस्ट और यूरोप आपस में जुड़ जाएंगे और व्यापार बहुत आसानी से हो सकता है। तो ये प्लान था, में लगभग सब देश मान भी गए थे। पता है, सब देश मान गए थे। मेन बात किसकी थी पता है मानने वाली? मेन बात थी सऊदी अरब और इजराइल। मुस्लिम जगत में एक तरीके से ये देखा जाता है कि जो सऊदी अरब है, ये अपने आप को ये मानता है कि मुस्लिम जगत, मतलब जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, इनका सबका लीडर मैं हूं। और इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया हुआ है, और वहां यहाँ पर जो फिलिस्तीनी मुस्लिम्स हैं उन पर अत्याचार करते रहते हैं।
इसीलिए सारी की सारी मुस्लिम कंट्री जो है वो हमेशा जो इजराइल है उसके खिलाफ ही रहते हैं। और मुस्लिम कंट्रियों का लीडर कौन माना जाता है? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब और इजराइल की तो आपस में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। लेकिन ये देखो, ये गलियारा जो आर्थिक गलियारा जा रहा है, ये सऊदी अरब और इजराइल दोनों में से होके जा रहा है। इसका मतलब अब ये जो गलियारा होगा, इससे सऊदी अरब और जो इजराइल है ये भी आपस में व्यापार कर सकते हैं। तो सऊदी अरब, पूरे दुनिया के मुस्लिम देश है, वो यही सोच रहे थे कि आखिर सऊदी अरब जो है वो इसे हाँ कैसे कर सकता है प्रोजेक्ट को, कि ये इसराइल के थ्रू अपना रिलेशन बना रहे हैं और वो इसराइल जो मुसलमानों पर इतना अत्याचार करता है, फिलिस्तीनियों की जमीन कब्जाता जा रहा है। तो ये आरोप लग रहे थे सऊदी अरब पर। लेकिन सऊदी अरब को पता है कि जो व्यापार होता है, अपने लोग होते हैं वो प्रथम होते हैं। तो इन्होंने ये सब कर दिया। सारे के सारे देश, अच्छा कौन कौन इसमें है आपको बता दिया गया कि कौन कौन इस प्रोजेक्ट में शामिल है, और इसका नाम क्या दिया गया? इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन। लेकिन अब जो है फिलिस्तीन और इसराइल, फिलिस्तीन न कहे हमास और इनके बीच में युद्ध हो गया। और जो बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि इस बार हम हमास को जड़ से खत्म कर देंगे। और सिंपल है, जब शब्द यूज किया जाता है ना जड़ से खत्म कर देंगे, तो अब यहाँ पर मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं। और जब इसराइल की मिसाइल गिर रही है गाजा पट्टी पर, तो वो नहीं देख रहे कि वहां पर बेकसूर लोग हैं, आम नागरिक हैं, टेररिस्ट, कुछ नहीं, सिर्फ मिसाइल गिर रही है। तो अब वहां पर बहुत सारे जो बेकसूर लोग होंगे, जिनका इस युद्ध से कोई मतलब है ही नहीं, वो भी मारे जाएंगे। तो अब सऊदी अरब पर प्रेशर बनेगा कि ये सऊदी अरब जो अपने आप को लीडर कहता है मुस्लिम जगत का, वो एक ऐसे देश के साथ कैसे व्यापार कर सकता है जो निहत्थे और बेकसूर मुसलमानों पर ऐसे बम गिरा रहा है। तो अब शायद ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है ये लटकने वाला है। तो ये हमें डायरेक्टली जो है वो नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट करेगा। तो इस युद्ध से भारत का नुकसान ही हुआ है। और इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर बन जाता तो सोचो, यूरोप की मार्केट का डायरेक्ट एक्सेस हमें मिल जाता, कितना अच्छा होता। लेकिन इस वॉर की वजह से ये भी लटक गया। अच्छा, एक और बात करते हैं। सिंपल बात ये है, सऊदी अरब जैसा देश आखिर इजराइल से समझौता करने के लिए मान कैसे गया? इसके पीछे एक वजह है। जैसे ये समझौता हुआ ना, यहां पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। सऊदी अरब ने, अच्छा ये सब जो करवाया ना, ये अमेरिका ने करवाया। अमेरिका ने क्यों करवाया? अमेरिका ने सऊदी अरब पर प्रेशर ये बनाया कि आप जो है ये वाले कॉरिडोर में शामिल हो जाए। ठीक है, सऊदी अरब ने कहा ठीक है हम हो जाएंगे, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? तो अमेरिका ने ये कहा कि हम तुम्हें गारंटी देंगे, हम तुम्हें ये गारंटी देंगे कि तुम पर कोई अटैक नहीं करेगा, तुम पर कभी भी कोई अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि सऊदी अरब की जो डिफेंस फोर्सेस है वो इतनी पावरफुल नहीं है कि फ्यूचर में कभी आसपास किसी देश से अटैक होता है तो ये इन्हें झेल पाए। तो सिंपल यूएस ने इन्हें ये कहा कि तुम्हारी सिक्योरिटी मतलब हमारी सिक्योरिटी, तुम पर आक्रमण मतलब हम पर आक्रमण, और हम तुम्हें सिविल न्यूक्लियर डील भी देंगे। इसका मतलब यहां पर जो परमाणु बिजली घर है वो भी लगाकर दे देंगे। इस बात से ये सऊदी अरब खुश हो गया और इन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ये समझौता हुआ ना इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी के कुछ दिन बाद, एक सेकेंड रुकिएगा, उसी के कुछ दिन बाद ये न्यूज आई। और ये न्यूज क्या है? व्हाट्स हैपनिंग विद नॉर्मलाइजिंग टाइज बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इजराइल। बस सऊदी अरब और इजराइल के बीच में अगर सब कुछ ठीक हो रहा है, टाइज जो है वो नॉर्मल हो रहे हैं, तो कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सिंपल है, सऊदी अरेबिया विलिंग टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद इजराइल इन एक्सचेंज। बदले में इन्होंने क्या लिया है? बदले में इन्होंने लिया यूएस डिफेंस पे। इसका मतलब अब यूएस फोर्सेस हमेशा कहाँ रहेंगी? सऊदी अरब में। और ऐसा माना जाएगा अगर किसी ने सऊदी पर अटैक किया तो वो अमेरिका पर अटैक माना जाएगा। प्लस क्या मिला है इन्हें? सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम भी मिला है। अमेरिका ने प्रॉमिस भी कर दिया है कि हम आपके यहाँ पर जो परमाणु बिजली घर हैं वो भी करेंगे। तो सऊदी अरब को जो मिलने वाला था अब शायद, अच्छा सऊदी अरब को ये मिलता क्यों? ये पैक्ट, ये जो कॉरिडोर है ये उन्होंने साइन कर दिया था। लेकिन अब जब कॉरिडोर ही नहीं मिलेगा तो शायद ये भी कुछ समय के लिए लटक जाएगा। लेकिन बात समझ में आ गई है इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा, और सऊदी अरब का प्रभाव भी मैंने आपको बता दिया है। अब अगर हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि मेनली एज ए एस्पिरेंट हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए क्यों जरूरी है और इससे हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर यहां पर बनेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि जो इजराइल देश है, इजराइल देश जो है, इजराइल देश के पड़ोसी कौन कौन है? इजराइल देश के पड़ोसी देशों के नाम।
जब स्टार्टिंग में इन्हें स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था ना, सबसे नीचे की तरफ है मिस्र, फिर इस तरफ चलते हैं तो जॉर्डन, जॉर्डन के ऊपर चलते हैं तो सीरिया, सीरिया के ऊपर है लेबनान और फिलिस्तीन। तो ये इसके पड़ोसी देश। एक तो आंसर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है ये। प्लस क्वेश्चन अगर आए कि इजराइल क्या किसी देश से, किसी ओशियन या किसी समुद्र से सीमा बनाता है? बिल्कुल, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से ये अपनी सीमा बनाता है। और इजराइल देश की स्थापना कब हुई थी? 1948। ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय शहर, इंटरनेशनल सिटी है, कौन सी है? जेरूसलम। तो यहां पर एक जो अंतरराष्ट्रीय शहर है वो कौन सा है? जेरूसलम। और यहां पर तीन धर्म, पता ना, तीन धर्मों के पवित्र स्थान है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म में अल अक्सा मस्जिद। प्लस अगर क्वेश्चन आए कि हमास कहां का आतंकवादी संगठन है? फिलिस्तीन का। लेकिन फिलिस्तीन में भी कहां? गाजा पट्टी, गाजा पट्टी से ही अटैक हुआ है। और हिजबुल्लाह कहां का आतंकवादी संगठन है? लेबनान का। उसने भी इन पर, इजराइल पर अटैक किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आए कि हमास ने जो आक्रमण किया है, हमास ने जो आक्रमण किया है इजराइल पर, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन अल अक्सा, अल अक्सा फ्लड, ये नाम दिया गया है। बदले में इजराइल ने जो गाजा पट्टी पर अटैक करना शुरू कर दिया है, हमास के खिलाफ अटैक करना शुरू कर दिया है, इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा है? तो इजराइल ने जो बदला लेने के लिए रिटेलिएशन किया है, इसका नाम रखा है ऑपरेशन आयरन, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो ये नाम दिए गए हैं। प्लस अच्छा, यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि इस बार आतंकवादियों ने एक नया पैटर्न अपनाया, ठीक है, और वो क्या था? पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग के थ्रू जो है आतंकवादियों ने इस पर हमला किया। ओके। अब फाइनली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन है, अभी मैं एक देश की बात कर रहा हूं, फिलिस्तीन। ठीक है, एक्चुअली में तो वो फिलिस्तीन नहीं था, इसराइल तो बाद में आके बसा है वहां पे। तो जो फिलिस्तीन है, इसकी राजधानी का नाम, तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि फिलिस्तीन की राजधानी का नाम क्या है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अब से आपको ऐसी ही वीडियो, पहले हम एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे और प्लस इससे संबंधित जो भी हमारे एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अलग से भी बताएंगे कि ये आ भी चुके हैं या आ सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं इससे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसा ही कोई टॉपिक होगा तो उसे बहुत आसान भाषा में समझेंगे, उसे बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।